जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम नावल माला की लास्ट एपिसोड पढ़ने वाले हैं, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। शुरू करते हैं नावल माला। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली ऑडियो आपकी समातों तक पहुँच सके। बस एक कार क्रैश, किसी मर्ज़ की तशख़ीस, एक गैर मुतवक्के फ़ोन कॉल, कोई नया दरियाफ़शुदा इश्क या एक टूटा हुआ दिल, बस इतनी सी देर लगती है हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बनने में। कितनी खूबसूरती से नज़ाकत भरी है हमारे अंदर कि ये सब चीज़ें बस एक पल में बदल डालती हैं इस हकीकत को कि हम हैं कौन। वेयर हाउस में तनाव भरी फ़िज़ा कायम थी। दो कुर्सियों पर आमने सामने वो दोनों इसी तरह बैठे थे। माहिर का मोबाइल बज रहा था और आलियान की चमकदार आंखें इसी पर जमी थी। फ़ोन उठाओ। माहिर ने इस पर से निगाह हटाए बगैर मोबाइल कान से लगाया। माहिर दूसरी तरफ चंगेज़ का सांस फूला हुआ था। पिस्ता बिल्डिंग में माहिर बिना पलक झपकाए आलियान को देख रहा था। वो बच्चा पिस्ता बिल्डिंग में है, वो हमें मिल गया है। माला का बेटा हमें मिल गया है। खुशी, जोश, हैरत, बहुत कुछ था। चंगेज़ की आवाज़ में वो जैसे चिल्ला रहा था। माहिर के सीने में दबी सांस खारिज हुई, अलबत्ता तासुरात नहीं बदले। धीरे से मोबाइल नीचे कर दिया। मिल गया बच्चा, है ना? आलियान गौर से इसकी आंखें पढ़ रहा था। हाँ, मिल गया। आलियान की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो तशवी भरी सांस लेकर पीछे हुआ। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो निगाहें दाएं बाएं घुमा लें, मैं जाऊं? एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। पलकें सादगी से झपकाई। तुमने पहले फ़ेरोज़ी क्यों कहा? माहिर के चेहरे पर कोई दूसरा तासुर नहीं था सिवाय इस सवाल के। मैंने फस्तक पिस्ता कहा था, तुम्हें सुनने में गलती हुई होगी। अगर मुझे सुनने में गलती हुई थी तो जब मैंने पुलिस को कॉल करके फ़ेरोज़ी बिल्डिंग कह रहा था तो तुमने मुझे टोका क्यों नहीं? तुम दूर जाके बात कर रहे थे, मुझे नहीं सुनाई दिया। मैंने पिस्ता ही कहा था। माहिर अपनी जगह से उठा और एड़ियों पर घूमा। पीछे हाथ बांधे इसका एक आदमी खड़ा था, सूट में बलबूस, किसी मुजस्मे की तरह। इस लड़के ने क्या कहा था? माहिर इस मुजस्मे के साथ रुका, गौर से इसका चेहरा देखा। मुजस्मे ने एक नज़र माहिर को देखा, दूसरी आलियान पे डाली। सर, इसने पहली दफ़ा भी पिस्ता ही कहा था। आलियान ने निगाह हटाने बगैर वो बोला था। माहिर ने चौंक के पीछे देखा। आलियान चमकती मुस्कुराती आंखों से इसके आदमी की आंखों में देख रहा था। कुछ था अजीब सा, गैर आरामदेह सा, वो जो किसी चींटी की तरह माहिर फरीद की कमर पर रेंगने लगा था। इसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े होने लगे थे। चच माहिर बे, अब आप ऊंचा सुनने लग गए हैं। माहिर चलना हमें वहीं खड़ा इसे देखे गया, बग़ज़ से, मलामत से और उलझन से। फिर आबरू से इशारा किया। इसे इशारे की देर थी कि वो लोग फ़ौरन आगे बढ़े और आलियान सादान की वायर्स काटने लगे। आलियान की कलाइयाँ आज़ाद हुईं तो इसने इनको दाएं बाएं मोड़ के रिलैक्स किया। फिर कॉलर झटकता हुआ उठ खड़ा हुआ। मुस्कुरा के माहिर को देखा। क्या वाकई मेरा गुर्दा बेचने वाले थे? दोबारा अगर तुमने इस बच्चे की जानिब देखा तो जान जाओगे कि मैं क्या करने वाला था। आलियान हल्का सा हंस दिया। मैंने बच्चे को आज़ाद कर दिया है, दोबारा ऐसे कुछ नहीं कहूँगा। आपसे दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता। माला से कहिएगा इसका बेटा अब महफूज है, कोई इसे अगवा नहीं करेगा, वो रिलैक्स कर सकती है। क्या तुम इसके सिवा किसी बच्चे को भी अगवा नहीं करोगे? मैं बच्चे अगवा नहीं करता, नगीना बेगम करती हैं, तुम क्यों नहीं? आलियान इसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा गया। बोला कुछ नहीं, नगीना बच्चों का क्या करती थी? जवाबन आलियान ने इस शख्स को देखा जिसने पिस्ता कहने की गवाही दी थी और उंगलियों से हवा में लिखने का इशारा किया। पेन? वो किसी मामूल की तरह आगे बढ़ा और एक पेन आलिया को थमा दिया। आलियान ने जेब से एक कार्ड निकाला, किसी ड्राई क्लींस कार्ड जो जैसे यूं ही किसी ने इसे दे दिया हो और जेब में रह गया हो। मेज़ पर कार्ड रखा, झुका और इसकी पुष्ट पर चंद अल्फाज घसीटे। फिर सीधा होकर माहिर के करीब आया। मेरा नंबर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है। वो कार्ड माहिर के फ्रंट पॉकेट में डालने के लिए आगे बढ़ा तो माहिर ने तेज़ी से हाथ उठाया। डोंट टच मी। तमाम। इसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, फिर कार्ड मेज़ पर रखा और माथे तक ले जाकर उंगलियों से सलाम किया। अब वो सीटी बजाता दाखिली दरवाजे की जानिब जा रहा था। माहिर फरीद ने एक नज़र वहाँ खड़े तमाम अफराद को देखा। कैसे हर एक से पूछना चाहिए कि आलियान ने फ़ेरोज़ी कहा था या पिस्ता? क्या ऐसा करके वो अपनी बेइज्जती करवाएगा? क्या आलियान ने इसके गार्ड पर अपना सहर कर दिया था, जिसके बायस वो इसका मामूल बन गया था? जैसे काटन कैंडी बेचने वाले ने बताया था कि 1 मिनट, क्या बताया था इसने? माहिर ने याद करने की कोशिश की। इसने दिन जब वो और माला इस काटन कैंडी वाले बूढ़े के पास गए थे तो इसका ध्यान बटा हुआ था। वो बैरबल की शादी का सोच के अपसेट था। कॉटन कैंडी वाला बूढ़ा कुछ बताने की कोशिश कर रहा था और इसकी बेटी इसको रोक रही थी। इसे टुकड़ों में याद था
इसने कहा था कि इस सुनहरे बालों वाले नौजवान ने जैसे इसकी आंखों में देख के लबों पे उंगली रख के इसकी कुव्वत गोए छीन ली थी। और माला ने कहा था कि ओह माला, इसे याद आया। वो तेज़ी से आगे बढ़ा। इसे माला के पास जाना था, बल्कि माला को बदर के पास लेकर जाना था। फिर वो रुका। मेज़ पर रखा कार्ड खामोशी से इसे देख रहा था। इस पर लिखे नंबर्स एक दावत दे रहे थे। माहिर ने कार्ड उठाया और ब्रेस्ट पॉकेट में डाल लिया। वो जैसे कोई सुलगता हुआ अंगारा था। इसकी तपिश इसे अपने सीने पे दिल के करीब महसूस हुई थी। वो ऊंची आवाज़ में अपने आदमियों को दो सब समेटने वाले हदायत दे रहा था। अलबत्ता दूर अंदर किसी ने माहिर फ्रीज से सरगोशी की, इस कार्ड को वो यहीं पड़ा रहने दे, इसको ना उठाए, इस रास्ते को बंद रखे जो किसी पेंडोरा बॉक्स को खोलने के मुतरादिफ था। अपने तजस्सुस को छोड़ दे। लेकिन वो इस अंगारे को कोट की जेब में डाले आगे बढ़ गया। माहिर फरीद को अपने जवाब हमेशा चाहिए होते थे। इस सहपैर बिलत की लोग जैसी इमारतों के गिर्द बहुत से रंग बिखरे थे जो इन इमारतों के नहीं थे। पुलिस की कार्स जो पिस्ता रंग इमारत के सामने खड़ी थी सफ़ेद रंग की थी और इन पर नीले रंग से पुलिस लिखा था। कार्स की सुर्ख बत्तियां जल बुझ रही थी। माहिर फरीद के लंबे कोट का रंग सुरमई था और इस वक्त वो पिस्ता रंग इमारत के बाहर खड़ा था। सामने एक सफ़ेद एम्बुलेंस की खुली पुश्त दिखाई देती थी। चंगेज़ नीली सेलुलेस जैकेट पहने पैरामेडिक्स के कुछ कह रहा था और एम्बुलेंस के दहाने पर एक नन्हा बच्चा कंबल लपेटे बैठा था। कंबल का रंग नीला और सुर्ख था और इस बच्चे के बालों का रंग भूरा माइल। माहिर की नज़रें इसके झुके सर पर जम गईं। बच्चे के कंधे पर चंगेज़ का हिफाजती हाथ जमा था। साथ खड़ी पैरामेडिक इसके बालों को नरमी से सहलाते हुए इसके कान में कुछ कह रही थी। वो सर झुकाए बैठा था। किसी बात पर चेहरा उठाया और ख़ातून पैरामेडिक को देखा तो माहिर देख सकता था कि इसकी आंखें किसी हल्के रंग की थीं और फूले फूले गाल, गंदमी माइल, माला और ज़्याद की रंगत के दरमियान का रंग। चंगेज़ ने माहिर को देखा तो इसकी आंखों में चमक उभरी। वो बच्चे को वहीं छोड़ के माहिर की जानिब आया। वो कुछ कह भी रहा था। इसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन माहिर फरीद इसको नहीं सुन रहा था। वो इस बच्चे को देख रहा था जिसने सर वापस झुका लिया था। वो बिल्कुल खामोश था, जैसे कंबल के बावजूद सर्दी से ठठर रहा हो, सुरमई सर्दी से जिसमें बिलत का कोई रंग शामिल न था। माहिर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। माहिर ने चौंक के देखा। चंगेज़ इसके शाने को हिला के बोला था। इसने बिदकत तवज्जो देने की कोशिश की। अगवाकार तब तक भाग चुके थे क्योंकि हम पहले गलत इमारत में चले गए थे। तुमने पहले फ़िरोज़ी क्यों कहा? इस लड़के ने कहा था फ़िरोज़ी, फिर इसने कहा पिस्ता। चंगेज़ ने ताज्जुब से इसे देखा। फ़िरोज़ी और फिस्टिक, फिर हल्के से कंधे उचकाए। ये दोनों अल्फाज मिलते जुलते हैं। क्या तुम्हें सुनने में गलती हुई थी? माहिर ने गर्दन उठा के पिस्ता रंग इमारत को देखा, फिर साथ खड़ी फ़िरोज़ी इमारत को, जिसकी बलाई तरीन बालकोनी में एक मर्द और औरत खड़े बरहमी से इनको देख रहे थे। यकीनन इनके अपार्टमेंट में पुलिस ने पहला छापा मारा था। वैसे वो अजीब क्रीपी सा लड़का था। मैं दोबारा कभी इसके साथ एक कमरे में नहीं बैठना चाहता, लेकिन तुम्हारी ये गलती की वजह से हम अगवाकारों को नहीं पकड़ सके। चंगेज़ ने इसकी बात जैसे सुनी ही नहीं थी। माहिर की उठी गर्दन अब तक फ़िरोज़ी इमारत के बलाई मंजिल को देख रही थी, या शायद वो अगवाकारों को भागने का मौका देना चाहता था, इसलिए इसने फ़िरोज़ी कहा। चंगेज़ खुद से तबसरा किए जा रहा था। इसकी अदम तवज्जी के बाद गहरी सांस ली। कहा ना, मैं दोबारा कभी इस नौजवान के साथ एक कमरे में नहीं बैठना चाहता। तुम्हारे ख्याल में मैं अपनी खुशी से इसके साथ इस वेयर हाउस में बैठा था? और चंगेज़ ने दोनों हाथ फ़ौरन उठा दिए। मैं नहीं सुनना चाहता, मैं नहीं जानना चाहता। मैं रिपोर्ट में यही लिखूँगा कि ये एक गुमनाम टिप थी। आँखों में इसको घूरा। माहिर अच्छा कह के आगे बढ़ गया। अब किन अखियों से इसे फ़िरोज़ी इमारत दिखाई दे रही थी? वो बिल्कुल पिस्ता रंग इमारत की जितनी ऊँची थी। अपार्टमेंट्स की तकसीम भी इन्हीं के बराबर थी, लेकिन दोनों इमारतों के दरमियान फासला था। फ़िरोज़ी इमारत से कोई जस लगाकर पिस्ता इमारत में दाखिल नहीं हो सकता था। इस दौरान बिलत के आसमान पर फैले बादलों और इनके किनारों से भागने सूरज ने कई रंग बदले, यहाँ तक कि माहिर ने एक जर्द टैक्सी को वहाँ रुकते देखा जो पुलिस की कार्स के बायस कदरे दूर ठहर गई थी। माहिर पिस्ता इमारत के दाखिली जीनों पर बैठा था। वह एम्बुलेंस के खुले दहाने पर बैठे बच्चे को नहीं देख रहा था। वो इस जर्द कैब को देख रहा था जिसे वो निकल रही थी। सर पर टोपी पहने जिससे बाल निकलकर बाहर को आ रहे थे, वो कदरे उलझी हुई और हैरान थी। माहिर इसको देखे गया। वो शायद किराया देना भूल गई थी। तभी टैक्सी वाले ने इसको वापस बुलाया। वो माथे पे हाथ रख के पलटी, बाजू लंबा करके कार्ड टेप किया। टैक्सी वाला इस दौरान दोनों हाथ हिलाते हुए मुसलसल ओल फॉल बोलता जा रहा था। मैंने फ़िरोज़ी नहीं कहा, मैंने फिस्तिक कहा था। तुम्हें सुनने में गलती हुई। गाड़ियों की कतार के साथ खड़ी माला के चेहरे पे इस वक्त बहुत से रंग थे। हैरानी के रंग, अचंभे के रंग। माहिर की नज़रें इसके भूरे बोर्ड्स पर जमी थीं जो छोटे कदमों की सूरत सड़क पर आगे को बढ़ रहे थे। वो जैसे किसी पुलसरात पर चलती जा रही है, सहज सहज के खौफ से। इसकी निगाह माहिर पे नहीं पड़ी, इसकी निगाह एम्बुलेंस पे पड़ी। शायद
चंगेज़ इशारा करते हुए ऊंची आवाज़ में इसको वहाँ बुला रहा था। बाजू लंबा करके इसे हिलाता। माहिर की निगाह वापस इसके चेहरे तक आई। वो बीच सड़क के ठहर गई थी। दाएं बाएं चलते राहगीर जो पुलिस की कार्स के बाद कोफ्त का शिकार हो रहे थे, कहवा खानों के खुले फ्रंट्स में बैठे लोग जो दिलचस्पी से तमाशा देख रहे थे, और हमसाया इमारतों की बालकनियों से लटकती औरतें जो एक दूसरे से या फ़ोन पर मुसलसल इधर उधर इस वाक़े की रिपोर्ट दिए जा रही थी। इन सब से बेनियाज वो टोपी वाली लड़की बस सड़क के में रुक गई। इसकी निगाहें एम्बुलेंस के दहाने पर बैठे सर झुकाए बच्चे पे थीं। मैंने फ़िरोज़ी नहीं कहा था, मैंने फिस्तिक कहा था। तुम्हें सुनने में गलती हुई है। माहिर अपनी जगह से नहीं उठा। वो चुपचाप इसे देखे गया। इसकी सब्ज़ आंखें ढलती धूप से नारंगी हो रही थी। पहले इनमें शाक उभरा, फिर भी यकीनी, लेकिन कोई आंसू नहीं उतरा। वो बस हैरान थी। टुकड़ टुकड़ चंगेज़ का चेहरा देखती, फिर इस बच्चे को। इसने शायद कई दफ़ा ये मंजर तस्वुर किया था, इतना ज़्यादा कि इसका जहन तख़य्युल और हकीकत में फ़र्क नहीं कर पा रहा था। फिर इसके भूरे बूट कदम कदम आगे बढ़ने लगे। वो एम्बुलेंस के दहाने तक आई और घुटनों के बल ज़मीन पर बैठी। कंबल में लिपटे बच्चे ने चेहरा उठाया। अगले ही लम्हे वो बच्चा फ़ौरन से अपने बाजू अपनी माँ की गर्दन के गिर्द फैला के इससे लग गया था, जैसे खौफज़दा हो या जैसे इसे सुरमई ठंड लग गई हो। मैंने फ़िरोज़ी नहीं कहा, मैंने फिस्तिक कहा था। तुम्हें सुनने में गलती हुई है। वो काफ़ी देर बाद अपनी जगह से उठा। धीरे धीरे चलता वो इसके करीब आ रुका। वो अभी तक ज़मीन पर घुटने लगाए बैठी अपने बेटे को गले से लगाए इसकी कमर पर हाथ फेरते हुए आंखें बंद किए कुछ बड़बड़ा रही थी। शायद वो कह रही थी इट्स ओके, इट्स ओके। शायद वो कुछ पूछ रही थी। इसकी बंद आंखों से आंसू टूट टूट के गिर रहे थे। इन आंसुओं में बिलत की किसी रंगीन इमारत का अक्स दिखाई नहीं देता था। वो बिल्कुल शफाफ थे, बेरंग आंसू। फिर इसने भीगी आंखें खोली, गर्दन उठाई। पहली निगाह माहिर पर पड़ी। वो गीले चेहरे के साथ मुस्कुराई। माहिर बिदक मुस्कुराया, सर को खम दिया जैसे इसे कुछ भी कहने से मना कर रहा हो। फिर गर्दन उठा के दोबारा से इस इमारत को देखा, पिस्ता रंग को नहीं बल्कि फ़िरोज़ी इमारत को। मैंने फ़िरोज़ी नहीं कहा, मैंने फिस्तक कहा था। तुम्हें सुनने में गलती हुई। माहिर बे ने कहा था कि वो आपके बेटे को ढूंढ देंगे। इन्होंने आपके बेटे को ढूंढ दिया है। चंगेज़ खुशगवार लहजे में माला से कह रहा था। वो भी जवाब में कुछ कह रही थी, लेकिन माहिर अभी तक इस फ़िरोज़ी इमारत को देख रहा था। माला अब पैरामेडिक के साथ खड़ी अपने बेटे का कंबल उतारते हुए इसको कुछ हिदायत दे रही थी। साथ ही हथेली के पुश से वो अपने आंसू साफ कर रही थी। ऐसे में चंगेज़ इसके साथ आन खड़ा हुआ। वो दोनों अब एम्बुलेंस के दूसरे सिरे पे थे, माला से दूर। तुमने अपना वादा पूरा किया है माहिर। तुमने इसको इसका बच्चा लौटा दिया। अब वो बच्चा महफूज है और बहुत जल्द वो अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। माहिर ने हूँ में सर हिलाया। गर्दन फ़िरोज़ी इमारत की जानिब उठी हुई थी। जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़्यादा सुल्तान का, तो वो भी जल्द यहाँ से चला जाएगा। माहिर फरीद ने चौंक कर इसे देखा। चंगेज़ ने पलकें झुका के उठाई, जैसे कह रहा हो कि वो जानता है। तुम कैसे जानते हो? क्योंकि जिसके साथ वो असाइनमेंट कर रहा था, इसने मुझे बताया था कि असाइनमेंट की मुद्दत 2 माह तय हुई थी। और ज़्यादा सुल्तान जिस रोज़ माला से पहली दफ़ा मिला था, इस बात को 1.5 माह गुजर चुका है। इससे ज़्यादा वो यहाँ रह नहीं सकेगा, क्योंकि इसे हुकूमत के सामने अपना क्लीन रिकॉर्ड साबित करना है। इसलिए बेहतर है कि अब चंगेज़ ने इसके कंधे पर हाथ रखा। तुम कुछ दिन के लिए काम से छुट्टी लो, अपनी करमजी इमारत को जहन से निकालो। और चंगेज़ ने किन अखियों से इस तरफ इशारा किया जहाँ वह फिर से पंजों के बल ज़मीन पर बैठी भीगी आंखों से मुस्कुराते हुए इस नन्हे बच्चे को कोई बात कर रही थी। और वो बच्चा जवाब में बिल्कुल खामोश था। ना वो मुस्कुरा रहा था और ना रो रहा था। और इनके साथ वक्त गुजारा करो, क्योंकि इस वक्त इनको सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। माहिर ने वापस गर्दन इसी फ़िरोज़ी इमारत की जानब मोड़ी तो चंगेज़ खान ने इसकी इन निगाहों का ताक़ुब किया। फिर चेहरे पर बदमज़गी फैली। हो सकता है तुम्हें वाकई सुनने में गलती हुई हो। आलियान ने फिस्तिकी कहा हो और तुम्हें फ़िरोज़ी लगा हो। हर बात के पीछे पहेली नहीं होती। अब जब सब दुरुस्त होने जा रहा था, तो अपने दिमाग को किसी नई गति को सुलझाने की तरफ लगाने की बजाय अपने हाल पे गौर करो। ये मेरा एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें मशवरा है। ना फ़िरोज़ी और फिस्तिक एक जैसे अल्फाज हैं और ना ही इमारतें एक जैसी हैं। इसने फ़िरोज़ी कहा था। मुझे सुनने में कोई गलती नहीं हुई थी। वो चंगेज़ की आंखों में देख के इस यकीन से बोला जो इसके अंदर कदम जमाए बैठा था। सवाल ये नहीं कि इसने गलत इमारत क्यों बताई, चंगेज़ बे सवाल ये है कि मैंने इसका पहली दफ़ा में यकीन क्यों किया। इसने एक आखिरी निगाह फ़िरोज़ी इमारत पर डाली। सूरज अब डूब रहा था और जामनी अंधेरा फैला हुआ था। कुछ देर बाद वो इमारत भी अपने सारे इसरार अपने अंदर दबाए इस अंधेरे में डूब जाएगी, लेकिन वो इस पहेली को डूबने नहीं देगा। वो जानता था इसने क्या सुना था। कुछ था इस फ़िरोज़ी इमारत में, कुछ ऐसा जो इसे खोजना था। एक हफ्ते बाद होटल स्ट्रीट में ताज़ा किस्म पत्ती फूलों की महक थी। दीवार गिर खिड़की के पर्दे हटे थे और बाहर फैले मंजरनामे में मस्जिदों की मीनार और दूर बहता बोस्फोरस का पानी नुमायां था। खिड़की के साथ कबीरा सादान खड़ी थी, ऐसे के स्लीपिंग गाउन पहन रखा था।
सर पर ओनी टोपी थी और उंगलियां इस तरह से मरोड़ती मोबाइल स्क्रीन को तेज़ी से स्क्रॉल कर रही थी। चंद लम्हे बाद उंगली रुकी। अब आबरू नापसंदीदगी से इकट्ठे हुए। स्क्रीन पे एक तस्वीर रुकी हुई थी और महबीना का इंस्टाग्राम, 2 बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ और इन दोनों में एक एक उंगली जो यकीनन महबीना की थी। महबीना नज़र से बचने के लिए अब अपने बच्चों के चेहरों की तस्वीर नहीं लगाती थी, लेकिन वो हाथ काफ़ी थे। एक लावा सा कबीरा सादान के सीने में उठने लगा, इतना शदीद कि जैसे इनके सारे जिस्म को जला के राख कर देगा। इन्होंने मुट्ठी भींच के अपने सीने पर रखी, गहरे सांस लेकर ख़ुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन आंखें भर आईं। पिछली रात मस्कारा ठीक से उतरा नहीं था, सो जैसे ही आंखों में पानी आया, हलकों वाली जगह मज़ीद स्याह होती गई। इन्होंने फ़ोन ज़ोर से सोफ़े पर मारा और फिर बेड पर किनारे पर बैठ गई, चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। इसी वक्त मोबाइल के टर्न इतने ज़ोर से बजी कि वो डर के उछली। तेज़ी से फ़ोन उठाया। स्क्रीन पे ब्लॉकड नंबर लिखा आ रहा था। इनके दिल में एक धड़कन मिस की। इंगलियों पे लगा स्याह पानी स्क्रीन पे लग गया था, लेकिन इन्हें परवाह न थी। गुज़श्ता एक हफ़्ते में चंद एक दफ़ा इस नंबर से कॉल आई थी। इन्होंने 2-3 दफ़ा हेलो हेलो कहा, लेकिन कॉल करने वाले ने खामोशी इख्तियार किए रखी। चंद सेकंड बाद ही वो कॉल काट देता था और वो जानती थी कि वो ऐसा क्यों करता था। पुलिस के बताए गए इस पते पर जहाँ आलियान रहता था वो कई दफ़ा गई थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। माला के बच्चे को पुलिस के हवाले करने के बाद से आलियान का कुछ पता नहीं था। ना वो इस यूनिवर्सिटी में आता था जिसके बारे में इसने बताया था, ना वो इस एग्ज़ाम में शरीक हुआ था जिसका वो ढंडोरा पीटता रहा था। वो यूँ गायब हो गया था जैसे जिन्नात हो जाते हैं। मोबाइल स्क्रीन अभी तक ज़ोर ज़ोर से बज रही थी। कबीरा बेगम ने भीगी उंगली से स्पीकर का बटन दबाया। दूसरी जानिब खामोशी थी। इस दफ़ा वो भी खामोश रहना चाहती थी, लेकिन चल हमें से ज़्यादा ऐसा ना हो सका। मैं जानती हूँ ये तुम हो। इनकी आवाज़ भीगी हुई थी। बस ये नहीं जानती कि जब बात नहीं करनी तो कॉल क्यों करते हो, जब नहीं चाहते कि तुम्हें ढूंढा जाए तो अब अपना पता क्यों बताते हो। इन्हें शक गुजारा कि दूसरी जानिब सांस लेने की आवाज़ आई है। पहले ये भी नहीं आती थी। इन्होंने फिर से आंसू रगड़े। आलियान मेरे बेटे, तुम्हें एक दफ़ा बैठ के मेरी तरफ की कहानी सुननी चाहिए। मैं नहीं जानती इस नगीना ने तुम्हें कैसे ब्रेन वॉश किया है। मैं तुम्हारे जहन में इसकी याद को ख़राब भी नहीं करना चाहती। शायद वो मुझसे बेहतर माँ साबित हुई थी, लेकिन कोई भी चीज़ इस हकीकत को नहीं बदल सकती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो? दूसरी जारी मुकम्मल खामोशी थी। अलबत्ता सांस लेने की आवाज़ वैसी ही थी। मैंने सुना है तुमने माला के बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया है। ये भी जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते कि हम में से कोई तुमसे रब्ता करे, लेकिन फिर भी तुम मुझे कॉल करते हो क्योंकि खून पानी से गाढ़ा होता है। ये हमेशा तुम्हें मेरी तरफ खींचता रहेगा। क्या तुम एक दफ़ा इस खून की सुन सकते हो? क्या हम मिल सकते हैं आज शाम आपके होटल के बाहर पंच पे? और सिलसिला मुनक़ता हो गया। कबीरा सादान थक से रह गई। वो इस आवाज़ को पहचानती थी, मगर इस लहजे को नहीं। ये लहजा बेरुखी और खुरदरेपन से भरा हुआ नहीं था, सर्द और लाताल्लुक़ भी नहीं, बल्कि इस लहजे में इन्हें कोई जज्बा महसूस हुआ था। बेचैनी, कपकपाहट, खून की कशिश। वो मुस्कारे से लचड़ी भीगी आंखों से मुस्कुराई। आलियान की शाम कितने बजे से कितने बजे तक होती है इनको नहीं मालूम था, लेकिन वो सारी दोपहर और सारी शाम होटल के बाहर सर्दी में बेंच पर बैठने को तैयार थी। वह ज़रूर इनसे मिलने आएगा। कई बरस बाद इनका बेटा इनसे मिलने आएगा। शाम जामनी अंधेरे की सूरज सरियार की अपार्टमेंट बिल्डिंग पर फैल रही थी। सड़क किनारे बंधी किश्तियों के रंग बिरंगे कमकमे अंधेरा होते ही झिलमिलाने लगते और इनमें बैठे कप्तान और इसके साथियों के कहवे के दौर चलने लगते। ऐसे में अगर किश्ती में बैठा कोई फ़र्द गर्दन उठा के ऊपर देखता तो इसे 2 बालकनियाँ रोशन दिखाई देती। माला की बालकनी का बल्ब जल रहा था, अलबत्ता वो खाली थी। शीशे के दरवाजे से अंदर झांको तो वो किचन काउंटर के साथ खड़ी कैंची से एक पौधे के मुरझाए पत्ते काट रही थी। बार बार निगाह उठा के सोफे पर करवट के बल सोए बच्चे पे डाल लेती जिसके सर पर टोपी थी और इसने 2 कंबल ओढ़ रखे थे। हर निगाह के साथ वो मुस्कुरा देती और वापस इस पौधे की जानिब मुतवज्जा हो जाती जिसको इसने दूसरे पौधों की तरह गुज़श्ता एक हफ्ते से मसलसल नज़रअंदाज किया था। ये एक हफ्ता अजीब बेयकीने में गुजरा था। बदर के वापस आते ही चंद घंटे तक तो इसे यकीन नहीं आया कि वो आ चुका है और वो ज़िंदा है। हालांकि वो हमेशा कहती थी कि वो ज़िंदा होगा, लेकिन दूर अंदर वो खौफ किसी तलवार की तरह सर पे मुंडलाता रहता था कि शायद वो गलत हो। और अब जब बदर घर आया तो पहला दिन वो ठीक से खुश भी ना हो पाई, बस हैरत थी, गुमसुम। आहिस्ता आहिस्ता जहन ने इस सब को प्रोसेस किया, लेकिन खुशी के बजाय जो पहला एहसास इसे हुआ वो खौफ था। एक दफ़ा फिर से वही खौफ कंधों पर किसी परिंदे के पंजों की तरह दबाव देने लगा। अगर आलियान ने दोबारा इसके बेटे को अगवा कर लिया, अब की बार वो क्या करेगी? एक लम्हे के लिए भी इसको अपनी निगाहों से ओझल नहीं कर रही थी। अपार्टमेंट के बाहर माहिर का गार्ड मौजूद था और बिल्डिंग के बाहर चंगेज़ के 2 पुलिस एहलकार। हर एक ने इसको तसल्ली दिलाई थी कि वो बच्चे को दोबारा अगवा नहीं करेगा। 2-3 दिन के बाद वो जैसे नॉर्मल होने लगी।
इसे बिलाखिर यकीन आने लगा कि अब ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने जा रहा है, लेकिन बदर को एक लम्हे के लिए भी अपने सामने से हटने नहीं दे सकती थी। इस एक हफ्ते में सिर्फ वो पौधे नहीं थे जिनकी तरफ वो तवज्जो नहीं दे सकी थी और वो मुरझाने लगे थे। माहिर फरीद भी इसके ध्यान से ओझल था। माला ने पौधे का जार काउंटर टॉप पर रखा और इस सोफे तक आई। एहतियात से इसके किनारे बैठी। बंद आंखों से सोया बदर हल्का सा किस्मसाया। माला का दिल ज़ोर से धड़का, कहीं वो उठ ना जाए, लेकिन वो सोता रहा। इसने सुकून का गहरा सांस लिया। बदर ठीक था, इसकी सेहत अच्छी थी, मगर वो बोलता नहीं था। एक उम्मीद सी थी कि शायद जब वो वापस आएगा तो बोलने लगेगा, लेकिन वो वैसा ही था। लंबा हो गया था, बालों का रंग कदरे गहरा हो गया था। बज़ाहिर बदर वैसा ही था, लेकिन कुछ था जो बदल गया था। क्या इन दोनों के दरमियान गुजरा वक्त था, या क्या वो एक चैलेंजिंग था? माला ने झरझरीली जैसे जहन में आए मनफी ख्यालात को झटका। वो इसका बेटा ही था। कोई भी टेक्नोलॉजी या जादू इसके बच्चे को किसी दूसरे बच्चे की सूरत में लाके इसके सामने नहीं खड़ा कर सकता था। तस्दीक के लिए पुलिस ने इनके DNA टेस्ट भी करवाए थे। गो कि इसने इनकी ज़रूरत नहीं थी। वो अपने बच्चे को पहचानती थी, लेकिन कुछ था जो बदर में मुख्तलिफ था। जैसे वो पहले से ज़्यादा खामोश हो गया था। लेकिन नहीं, एक खामोश बच्चा मज़ीद कितना खामोश हो सकता है? या शायद वो डरा हुआ था। इस दौरान बदर के तमाम लैब्स भी हुए थे और इनके मुताबिक इसको किसी भी किस्म की दवा या जहर या जहरीला केमिकल नहीं दिया गया था। इसकी सेहत बिल्कुल ठीक थी। बज़ाहिर कुछ भी नहीं बदला था। फिर क्या था जो इसे तंग करता था? या शायद वो माहिर की तरह इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिनका ना पूछे जाना ही बेहतर था। मोबाइल आसपास कहीं थरथराने लगा तो वो चूंकि वो सोफ़े की गद्दी में से घुसा हुआ था, इसने खींच कर इसे बाहर निकाला। गैर शनासा सा नंबर देख कर दिल की धड़कन मिस की। आलियान ने इसके बाद कभी रब्ता नहीं किया था। फिर आज क्यों? कहीं वो जादूगर दोबारा इनकी ज़िंदगी में ना आ जाए। नहीं, इस दफ़ा वो इसकी जान ले लेगी। तेज़ी से फ़ोन कान से लगाया। कशमाला। ओह! माला के होंठ मुसुकड़े। वो इस फ़ोन कॉल की तवक्का पीछे कई दिन से कर रही थी, लेकिन यूँ लगता था कि ज़ियादा सुल्तान को इस कॉल की हिम्मत करने में एक हफ़्ता लगा था। कहो ज़ियाद, इसका लहजा स्पाट था। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अब तक तुम जान ही चुकी होगी कि मैं कुछ दिन बाद इस शहर से चला जाऊँगा और बहुत अरसे तक शायद यहाँ दोबारा ना आ सकूँ। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। कशमाला खामोशी से सुने गई। वो जानती थी वो क्या कहने वाला है। तुमने मुझे माफ़ कर दिया था और मुझे यकीन है कि तुम मेरे बारे में बुरा नहीं सोचोगी, चाहे कोई तुम्हें कैसी ही कहानी क्यों ना सुनाए। कशमाला ने गर्दन मोड़ के बालकोनी की समय देखा। एक साया सा वहाँ दिखाई दिया था जो दूसरी बालकोनी से इस जानिब गिर रहा था। एक पूरे कद का आदमी रेलिंग पे झुक के पानी को देखा, हाथ में पकड़ा मग। मैं जाने से पहले सिर्फ एक दफ़ा अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इससे पहले कभी इसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना और ना इसके बाद हिस्सा बनना चाहूँगा। मैं तुम्हारी और बदर की ज़िंदगी से निकल जाऊँगा, लेकिन एक दफ़ा मैं इससे मिलना चाहता हूँ, अगर तुम इजाज़त दो तो। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ज़ियाद कि मुझे तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, और ये वो बच्चा है जिसको ना तुम दुनिया में लाना चाहते थे और ना इसको बाजियाब करवाने के लिए तुमने कोई मदद की थी। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मगर इसके साथ जो भी हुआ वो आलियान ने मेरी दुश्मनी ने किया। मैं इसका कफ़ारा अदा नहीं कर सकता, लेकिन क्या ये एक दफ़ा अपने बेटे से मिल सकता हूँ? इसकी आवाज़ थकी और टूटी हुई थी। कशमाला ने फिर से बालकोनी की सिमत देखा। वो साया वहीं था, मग चेहरे तक ले जाते हुए वो जैसे किश्तियों को देख रहा था। इसने गहरी सांस ली। मुझे इस वक्त डिस्टर्ब मत करो ज़ियाद। मज़ीद कुछ सुने बगैर माला ने फ़ोन रख दिया। फिर बालकोनी की सिमत आई। दरवाज़ा खोला। ठंड के थपेड़े तेज़ी से अंदर आए। एहतियात से दरवाज़ा बंद किया तो दूसरी जानिब खड़ा साया चूका। गर्दन मुड़ी। वो कदम कदम चलती बालकोनी के सिरे तक आई। अब वो साथ वाली बालकोनी को देख सकती थी और वहाँ खड़ा शख्स इसको। फिर वो मुस्कुराया था तकान से। वो कहवे का भाप उड़ाता मग हाथ में लिए रीलिंग पर झुका हुआ था। आहट पे इसकी जानिब घुमा। वो दरवाज़ा बंद करके इसकी तरफ आ रही थी। अपनी रीलिंग के करीब आ ठहरी। रुख माहिर की जानिब था। वो उसे देख के तकान और आज़र्दगी से मुस्कुराया। पिछले एक हफ्ते में इसने कशमाला मुबीन को हर चीज़ को भूल जाते देखा था, शायद खुद अपने आप को भी। वो घर से बाहर नहीं निकली थी। जो कुछ चाहिए था फैज़ी खानम इसे ला देती या वो डिलीवरी करवा लेती। इस वक्त भी वो ढीले ढाले लाउंज वेयर में मलबूस थी। कंधों के गिर्द ऊनी शाल थी और सर पर टोपी जिसे बिल्कुल निकल के नीचे गिर रही थी। शफाफ चेहरा 2-3 दानों के सिवा वैसा ही था, अलबत्ता एक मुसलसल मुस्कुराहट थी जो इसे एक हफ्ते से पहले इसे वहाँ दिखाई नहीं दी थी, और इस एक हफ्ते में वो वहाँ से हटी नहीं थी। वो रेलिंग के इस किनारे पर आ खड़ी हुई जो माहिर के करीब था। बदर ठीक है? इसने मुस्कुरा के पूछा। माला ने इस बात में सर हिलाया और एक नज़र शीशे के दरवाजे को देखा। माहिर जानता था कि इसने बदर को सोफे पर ऐसी जगह सुला रखा होगा जो इसे यहाँ से दिखाई दे। इतनी फ़िक्रमंद ना रहा करो, अब इसको कुछ नहीं होगा, इसने जैसे तसल्ली दी। माला ने इस बात में सर हिलाया। जानती हो, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे इख्तियार में नहीं हैं। शायद मैं अगले कई बरस तक इसके मामले में इनसिक्योर रहूँगी। माहिर ने एक नज़र अपने लाउंज की जानिब देखा जिसके पार हिलाल के कमरे का बंद दरवाज़ा था। समझ सकता हूँ,
इसने ये वक्त गुजारा था वो समझ सकता था। वो दोनों अब रेलिंग से टेक लगाए यूं खड़े थे कि निगाहें अपने अपने लाउंज में खुले शीशे के दरवाज़ों पर जमी थीं और इन दोनों को एक दूसरे का दरवाज़ा नहीं देख सकती थी। क्या पुलिस को आलियान के बारे में मज़ीद कुछ पता चला? नहीं, वो बिल्कुल गायब हो चुका है और पुलिस इसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रही, क्योंकि जाए वकुआ से कोई ऐसी शय नहीं मिली जिस पर आलियान का फिंगरप्रिंट मौजूद हो। जो को फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो इनक्लूसिव हैं। वो पुलिस ने वैसे भी इनको क्लियर कर दिया है। अगर पुलिस पहले फिरोजी इमारत की तरफ ना जाती तो शायद वो बदर के अगवाकारों को पकड़ लेते। माहिर खामोश हो गया। जहन फिर वहीं चला गया। इसकी खामोशी पे कशमाला ने गौर से इसे देखा। इट्स ओके माहिर, इसने फिस्टिक कहा होगा, तुम्हें फिरोजी लगा होगा। माहिर ने नफ़ी में सर दाएं बाएं हिलाया। मैं जानता हूँ मैंने क्या सुना था। ये कहते हुए कुछ था जो माहिर के चेहरे पर बदल जाता था, एक अजीब सी बेचैनी, एक शिकस्त। इट्स ओके, इसने अपने अगवाकारों को अलर्ट करने के लिए कहा होगा, क्योंकि इस वजह से इन्हें भागने का मौका मिल गया। अब इस बात को छोड़ दो। माहिर ने सर फिर से नफ़ी में हिलाया। नहीं छोड़ सकता, कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूँ। अब के कशमाला पूरी इसकी जानिब घूमी, सीने पे बाजू लपेटे और संजीदगी से इसका चेहरा देखा। तुम्हें हमेशा जानना होता है कि सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन क्या तुम एक दफ़ा इस सब को छोड़ सकते हो? अब सब कुछ ठीक हो रहा है। आलियान दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। मुझे भी यकीन आने लगा है। ज़्याद इस शहर से चला जाएगा। बदर मुझे वापस मिल चुका है। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम इस सुकून को महसूस करें जो ज़िंदगी का एक बुरा बाब ख़त्म होने के बाद इंसान के हिस्से में आता है? बाहर ने चौंके से देखा। कुछ कहने के लिए होंठ खुले, फिर खामोश हो गया। शायद वो जानती थी वो क्या पूछना चाहता था। हाँ, ज़ियाद ने मुझे कॉल की है आज। वो भी वही कह रहा था जो चंगेज़ ने कहा था। वो कुछ दिन बाद इस शहर से चला जाएगा और वो बदर से मिलना चाहता है। माहिर फरीद के जिस्म के सारे असाब तन गए। खाली हाथ की मुट्ठी भींच गई। तुमने क्या कहा? वो चाहते हुए भी अपनी नापसंदीदगी छुपा नहीं सका था। मैंने अभी जवाब नहीं दिया, लेकिन माला की निगाहें रोशन लाउंज में बेनियाज सोए बदर पर जमी थी। वो इसका बाप है माहिर, मैं इसको इसके बाप से दूर नहीं कर सकती। वो हमेशा इसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा। बहुत सी तलखी माहिर फरीद ने अंदर ही उतार ली। बदक सर हिलाया। ऑफकोर्स, ओह इसका बाप है। मग रीलिंग के दहाने पर रख दिया। कहवे का सारा जायका कड़वा हो चुका था। बहुत दफ़ा नफ़रत में और गुस्से में मैंने सोचा था कि मैं ज़िंदगी भर ज़ियाद सुल्तान को अपने बेटे की शक्ल नहीं देखने दूंगी, लेकिन वो इसका बाप है और मैं इस हकीकत को नहीं बदल सकती। हम माजी को नहीं बदल सकते। इसलिए सोच रही हूँ कि इससे चंद शराइत तय कर लूँ। वो यूँ हर दूसरे दिन मेरी ज़िंदगी में दखल नहीं हो सकता बदर के लिए। इसे कुछ शराइत का पाबंद होना पड़ेगा। वो दूर किसी गैर मरी नुक्ते को देखते हुए सोच सोच के कह रही थी, तुम इससे अकेले मिलने नहीं जाओगी, मैं साथ जाऊँगा। माला ने चौंक कर इसे देखा। कुछ कहने लगी, फिर ठहर गई। वो पूछ नहीं रहा था, बता रहा था। इसने असबात में सर हिलाया। शेवर, वैसे भी मैं चाहती हूँ कि इससे इसी हफ्ते के दौरान मिल लूँ ताकि ये बात क्लियर हो जाए, क्योंकि फिर वो शहर से चला जाएगा। माहिर बेध्यानी में बड़बड़ाया, फिर एकदम चौंका। धड़कन मिस हुई। बेख्तियार माला को देखा। और तुम? के पास इसका पासपोर्ट नहीं है, ना इस फ्लैट से बरामद हुआ था। पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है, अगले हफ्ते में हमें मिल जाएगा। और वो आगे कुछ नहीं कह सकी। नीम रोशन बालकोनी में खड़ा माहिर फरीद चंद लम्हे के लिए इसको देख के रह गया, जैसे कुछ बोल ना सका हो। पासपोर्ट मिलने के बाद तुम और बदर चले जाओगे? वो देख सकता था कि माला की गर्दन में गिल्टी सी उभर के मादूम हुई है, जैसे इसने बहुत सा थोक निकला हो। फिर चेहरे पे बज़ाहिर मुस्कुराहट सजाए माहिर को देखा। यही तय हुआ था। और बेकरी का क्या? वो पूछना चाहता था कि माहिर का क्या, लेकिन अल्फाज हलक में रुक गए थे। माला ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। कम ऑन माहिर, वो बेकरी बैरबल की थी, इसकी होनी चाहिए। वो बहुत कुछ पूछना चाहता था। क्या इसको पुलिस स्टेशन के बाहर होने वाली गुफ्तगू याद थी? कैसे याद था कि माहिर ने इसे रोकने के लिए कहा था? या अपने बेटे के मिलने की खुशी में वो सब कुछ भूल गई थी? क्या माहिर फरीद सिर्फ एक मददगार इंसान था जिसने बदर को इससे मिलवाया और अब वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी? लेकिन यही तय हुआ था, वो इसकी मदद करेगा और वो 2 महीनों के ख़त्म होते ही यहाँ से चली जाएगी। लेकिन क्या इन 2 महीनों में जो कुछ हुआ, कोई भी शय कशमाला मुबीन के दिल में अपनी जड़ नहीं जमा सकती थी। बस इसे देख रहा था। और माला बालकोनी के दरवाजे के पार अपने सोए हुए बेटे को। एकदम से माहिर फरीद को अपना आप गैर ज़रूरी लगा। माला, ज़ियाद और बदर, वो इस तकून का हिस्सा कभी भी नहीं था, ना बन सकता था। ठीक कह रही हो, यही तय हुआ था। इसने रीलिंग से मग उठाया। वो ठंडा हो चुका था। हमने यही तय किया था कि 2 महीने में बदर मुझे मिले या ना मिले, मुझे वापस जाना होगा। और मुझे ना सिर्फ अब बदर मिल गया है, बल्कि वो कुछ और भी कह रही थी, लेकिन माहिर का फ़ोन थरथराने लगा और वो बोलते बोलते रुक गई। माहिर एक्सक्यूज़ मी कह के फ़ोन जेब से निकालता अंदर की तरफ बढ़ गया। नंबर जिस कोलीग का था, इससे इस वक्त बात करने के मूड में वो नहीं था। अलबत्ता बालकोनी के अंदर आते ही इसने दरवाजे को लॉक किया। वो जानता था लॉक होने की आवाज़ माला तक चली जाएगी और झटकने वाले अंदाज में पर्दा सामने बराबर कर दिया। शायद इस तरह वह जान ले वो कॉल के बाद वापस नहीं आएगा।
कॉल काट के फ़ोन जेब में डाला और अपने कमरे की जानिब बढ़ ही रहा था कि किचन काउंटर के साथ खड़ी सोजीन ने हेलो कहा के मुखातिब किया। मैंने रुक के बादल नाख्वास्ता इसको देखा, सवालिया अबरू उठाया। क्या? सोजीन किसी पार्टी से आई थी। इसने सितारों वाला नीला मिड्डी ड्रेस पहन रखा था और आंखों पे गहरा मेकअप था। बाल यूँ बने थे जैसे गीले हों। मुस्कुरा के वो इसके सामने आई, पलकें झपकाईं। वो लब भींचे इसे देखे गया। नीला शायद इसका पसंदीदा रंग था। माहिर बे आप को मुतला करना था कि की फिलाई आसेब ज़दा घर वाली बातों के बावजूद इस कॉटेज के लिए हमें गाहक मिल गया है और कल हम इसको बेच रहे हैं। ओके फिर। माहिर फरीद के चेहरे पर ऐसा कोई तासुर ना आया जिसकी सोजीन को तवक्का थी। अलबत्ता इसने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखी। फिर ये कि कोशिश कीजिएगा कल हमारी डील के दरमियान कोई रुकावट ना डालें। गाहक बयाना पहले ही दे चुका है, इसलिए अब डील को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस कॉटेज को बेच दो। सब कुछ जितना जल्दी होना है हो जाए। सोजीन के आबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। क्या कुछ? माहिर ने जवाब नहीं दिया। सर झटक के आगे बढ़ गया। कुछ सोचती नज़रों से इसकी पुश्त को घूरे गई। सारा मूड जैसे गलत हो गया था।